डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का अंत और प्रभाव। पूर्व के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, पूर्व के लेसन्स में हमने पढ़ा है शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध के कारण, क्यों शीत युद्ध का उदय हुआ और शीत युद्ध में क्या क्या साधन अपनाए गए। इसके साथ हमने पढ़ा नव शीत युद्ध और उसके प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1991 में जब दुनिया में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की दौर शुरू हुआ, उसके मध्य की कालावधि का एक बहुत ही भयंकर और अदृश्य रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसने विश्व की राजनीति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अब हम देखते हैं कि 90 के दशक में, विशेषकर जब 1985 में सोवियत संघ और के बाद 1985 के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों में विशेष प्रकार से परिवर्तन हुए। जो अब तक इनके मध्य कट्टु संबंध थे, वो कहीं न कहीं एक मधुरता तो नहीं कह सकते, परंतु एक सामान्य संबंधों की तरफ अग्रसर हुए। इसका सबसे बड़ा जो कारण था, वो 1985 में मिसाइल गोरबाचोव ने सोवियत संघ की सत्ता संभाली और उन्होंने सोवियत संघ की जो तहस नहस आर्थिक व्यवस्था थी, उसमें सुधार के प्रयास करे। और इसी क्रम में उन्होंने दो नीतियां अपनाई जो आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध के अंत का कारण बनी। उन दो नीतियों में एक है ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, दूसरा है पेरिस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण का सिद्धांत। हम देखते हैं कि इन नीतियों के कारण ही सन 1991 में सोवियत संघ 15 छोटे छोटे गणराज्यों में बट गया। इस तरह एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का पतन हुआ और सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध का स्वतः ही अंत हो गया। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जो शीत युद्ध के अंत के कारण बने। तो पहला जो कारण है, जो सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रमुख कारण है, वो है मिसाइल गोरबाचोव का व्यक्तित्व एवं उसकी नीतियाँ। जैसा कि हम जानते हैं, स्टालिन को, सोवियत नेता स्टालिन को शीत युद्ध का जनक माना जाता है। स्टालिन की जो आक्रामक विस्तारवादी नीतियाँ थीं, वो शीत युद्ध के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बनी। वैसे ही जो गोरबाचोव की मिसाइल गोरबाचोव को शीत युद्ध के अंत या समाप्त करने वाला नेता माना जाता है, क्योंकि गोरबाचोव ने जो अपनी नीतियां अपनाई, उन नीतियों ने का ही परिणाम था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध का अंत हुआ। गोरबाचोव ने लौ आवरण की दीवार तोड़ डाली और जो सोवियत संघ में खिड़की और दरवाजे बंद थे, उनको खोल डाला। यानी उन्होंने वहाँ पे एक प्रकार से इकोनॉमिक ओपननेस की और फ्रीडम को स्थापित किया, व्यक्तिगत फ्रीडम को स्थापित किया। गोरबाचोव ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व को एक नई दृष्टि दी। इसी का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, वो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य परमाणु हथियारों को लेकर हुई INF संधि है। और इसके साथ साथ जो उसकी जो दो विशेष नीतियाँ या सिद्धांत पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट हैं, उन्होंने भी सोवियत संघ के विघटन में रोल लिया और शीत युद्ध के अंत का कारण बने। इन्हीं नीतियों के कारण आगे चलकर गोरबाचोव को विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार, विश्व नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दूसरा जो कारण है, वो है सोवियत संघ का आर्थिक संकट। हम जानते हैं कि सोवियत संघ जो एक महाशक्ति था, वो शीत युद्ध में हथियारों के कारण, सेना के कारण और अलग अलग देशों के अंदर युद्धों में संलग्न रहने के कारण उसकी आर्थिक व्यवस्था थी, वो चौपट हो गई थी। इस आर्थिक व्यवस्था के चौपट होने का कारण वह शीत युद्ध के बजाय आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहता था और यही कारण हुआ कि वह शीत युद्ध से अलग हुआ।
सोवियत संघ का राजनीतिक संकट एवं सोवियत संघ का विघटन। जो सोवियत संघ में जो गोर्बाचोव ने नीतियां अपनाई, उन नीतियों ने सोवियत संघ में तहलका मचा दिया और एक धड़ा गोर्बाचोव के खिलाफ हो गया और एक धड़ा गोर्बाचोव के खिलाफ हो गया और उन्होंने गोर्बाचोव का तलता पलट किया और रूसी राष्ट्रपति के आक्षेप के बाद गोर्बाचोव पुनः अपनी कुर्सी पर स्थापित हो पाए और इसी के साथ 1991 में दिसंबर 1991 में सोवियत संघ 15 छोटे छोटे गणराज्यों में बट गया। अगला जो कारण है वह है पूर्व यूरोपीय देशों में बाजार व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभ। हम जानते हैं कि पूरी यूरोप के जो देश, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया, हॉलैंड हो, बुल्गारिया हो, ऐसे जो देश थे वो कम्युनिस्ट देश थे और इन कम्युनिस्ट देशों ने बाजारीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित हुए और वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एंड मार्केट को अपनाना शुरू कर दिया और इन देशों के अंदर साम्यवादी शासन देने लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत ब्लॉक कमजोर हुआ और ये भी शीत युद्ध के अंत का एक कारण बना। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध समाप्त हो गया तो इसका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। जो पहला प्रभाव है वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव के केंद्रों में कमी आई और संकटपूर्ण समस्याओं का हल खोजना अपेक्षित आसान हो गया। हम जानते हैं कि शीत युद्ध में भय का संतुलन था और तनाव विश्व के अनेक केंद्रों में, अनेक देशों में स्थापित था, जहां महाशक्तियां आपसी झगड़ों में व्यस्त थी या उनको अपना तनाव का केंद्र बना, जैसे अफगानिस्तान है। इन ऐसे जो तनाव के जो सेंटर्स थे उन सेंटर्स में कमी आई, जैसे ईरान इराक युद्ध है, इनकी समाप्ति हुई और अब विश्व में जो राजनीतिक रूप से जो संकट थे उन समस्याओं के समाधान में की खोज करना, उनके हल निकालना आसान हो गया, क्योंकि अब द्वि महाशक्तियां न होकर विश्व के अंदर एक ही महाशक्ति रह गई थी और वो समस्याओं का समाधान में ज़्यादा डिक्टेट कर सकती थी। अब विश्व व्यवस्था एक दूरी व्यवस्था हो गई। जैसे कि हम जानते हैं शीत युद्ध के दौरान विश्व द्विध्रुवीय था और विश्व द्विध्रुवीय होने के कारण था दो महाशक्तियां। अब एक महाशक्ति सोवियत संघ का विघटन हो गया, विश्व में एक महाशक्ति बच गई अमेरिका, तो इसलिए विश्व की जो व्यवस्था आती है, वर्ल्ड ऑर्डर है, वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया और अमेरिका ने तो एक के राष्ट्रपति बुश ने कहा कि अब हम एक नया विश्व व्यवस्था बनाएंगे। नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ा वो हितों के संतुलन ने भय का संतुलन का स्थान ले लिया। कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध बैलेंस ऑफ टेरर था, क्योंकि दोनों महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न थी। अब विश्व में भय का संतुलन खत्म हो गया और एक नया प्रकार का, क्योंकि विश्व के देश अब युद्ध और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बजाय आर्थिक और व्यापारिक हितों को महत्व देने लग गए और अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों के संतुलन को साधने की प्रयास किए जाने लगे। अगला जो प्रभाव है वह है परमाणु अप्रसार संबंधी समझौते पर बल दिया गया। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों महाशक्तियाँ जो शीत युद्ध के दौरान परमाणु प्रसार पे, परमाणु सशस्त्रीकरण पर जोर देती थी, वो महाशक्तियाँ अब कहीं न कहीं परमाणु ऐसा प्रसार पर देने के लिए, जिसका ज्वलंत उदाहरण स्टार्ट संधियाँ हैं और CTBT संधि है। ये जो संधियाँ हुई, ये इनके साथ और भी संधियाँ, स्पेस संधि हुई, ये जो संधियाँ हैं वो कहीं न कहीं परमाणु प्रसार पर जोर देती है। NPT का भी इसी दौरान एक्सटेंशन हुआ। अगला जो प्रभाव है वो है जर्मनी का एकीकरण। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो जर्मनी का दो भागों में बढ़ जाना, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। एक पूंजीवादी ब्लॉक में रहा तो दूसरा साम्यवादी ब्लॉक में रहा। दोनों जर्मनी साम्यवादी और पूंजीवादी उदारवादियों में बट गई। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया और जर्मनी एक हो गई। इसके साथ हम अब देखते हैं अगला जो प्रभाव है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका में परिवर्तन। कि जैसा हम जानते हैं कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में दो महाशक्तियों के मध्य एक जो तीसरा मार्ग या रास्ता निकला वो गुटनिरपेक्षता का आंदोलन का था। गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष आंदोलन थी। ये जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो दोनों शक्तियों के मध्य एक बफर का कार्य कर रहे थे
और दोनों महाशक्तियों को तृतीय विश्व युद्ध से बचाने का गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कार्य किया और विश्व के जो तृतीय विश्व के देश हैं उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में काफ़ी योगदान दिया। परंतु अब शीत युद्ध के बाद में ये कहा जाना कि जब गुट ही नहीं है तो गुटनिरपेक्षता का क्या औचित्य है। तो कहीं न कहीं गुटनिरपेक्षता की उपयोगिता या उसके प्रासंगिकता भी पश्चिम चिन्ह लग गया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनी प्रासंगिक संरचना के लिए नए नए आयाम खोजने पड़ने लग गए। अगला जो प्रभाव पड़ा वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मुद्दे में जो है सुरक्षा और विचारधारा के बजाय व्यापार एवं पूंजी निवेश बन गया। हम जानते हैं कि शीत युद्ध के अंत के साथ ही उदारीकरण और वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ और उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में व्यापार, पूंजी और निवेश, सर्विस सेक्टर ये सर्वोपरि बन गए, ना कि विश्व के राष्ट्रों के मध्य सिक्योरिटी और या आइडियोलॉजी के आधार के ऊपर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े या टकराव हो। उनके स्थान के ऊपर विश्व राजनीति अब आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा प्रभावी होगी, ना कि सुरक्षात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर। अगला जो प्रभाव है वह है संयुक्त राष्ट्र कार्यों में वीटो का प्रयोग में कमी। हम जानते हैं कि चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य फ्रांस, इंग्लैंड हो, इन राष्ट्रों ने शीत युद्ध के दौरान असंख्य बार, बहुत बार वीटो सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया और इस वीटो के प्रयोग के कारण संयुक्त राष्ट्र की फंक्शनिंग प्रभावित हुई और विश्व की अनेक ज्वलन समस्याएं थी जिनका समाधान वार्तालाप या मध्यस्थता के माध्यम से निकाला जा सकता था, वो नहीं निकल पाता था और विश्व में संघर्ष और युद्ध की स्थितियां बन जाती थी या बनी हुई रहती थी या और अग्रेसिव हो जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शीत युद्ध है वह विश्व राजनीति में एक ही बहुत ही काला दौर कहा जा सकता है, जो विश्व के न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को प्रभावित करता था, को प्रभावित किया, अपितु उन्होंने संपूर्ण मानवता को, विश्व बरादरी को प्रभावित किया और विश्व इस दौर में लगभग 5 दशक तक गंभीर आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय संकटों से गुजरा और जिसमें जो तृतीय विश्व के देश थे, जो छोटे देश थे, वो इन बड़ी महाशक्तियों के संघर्ष का शिकार बने और उनका डेवलपमेंट में काफ़ी परेशानियां आई। एक शीत युद्ध की एक जो खास विशेषता हम देख सकते हैं वो ये है कि इस दौर में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरोध थी, खेमे थे, पावर ब्लॉक्स बनाए, परंतु वो कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं लड़ी। अभी तो उन्होंने छोटे देशों को, तृतीय विश्व के देशों को या अन्य छोटे देशों को अपने एक स्टेपनी या पपेट के रूप में इस्तेमाल किया और अपने राजनीतिक और आर्थिक, सामरिक हितों की पूर्ति की।